नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। माता पिता बनना हर दंपति का सपना होता है, पर चाहकर भी जब कभी संतान नहीं होती तो कई बार महिला तनावग्रस्त होने लगती हैं, हताश भी होने लगती हैं और कई बार समाज और परिवार के उलाहने भी महिला को सुनने में पड़ते हैं। ऐसे केस में टेस्ट ट्यूब बेबी वरदान बनकर आया। दुनिया में 25 जुलाई 1978 को पहली टेस्ट ट्यूब बेबी ने जन्म लिया तो उन माता पिता को भी उम्मीद की रोशनी मिली जो पूरी तरीके से हताश हो चुके थे। तब से लेकर आज तक इस टेक्निक से लाखों सुने आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज चुकी है। आईवीएफ की सक्सेस रेट भी पहले बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की और आज ये सक्सेस रेट बढ़कर 60% तक पहुंच चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे कि किन कंडीशन में आईवीएफ का सहारा लिया जाता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस उम्र तक ये टेक्निक कारगर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अशोका सुपर स्पेशलिटी वुमेन हॉस्पिटल और इमसी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के डायरेक्टर और सीनियर क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर ए सुरेश कुमार। डॉक्टर सुरेश 30 सालों से निसंतान दंपतियों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में है डॉक्टर रत्ना अग्रवाल जो कि सीनियर क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। पिछले कई सालों से यूके में अपनी सेवाएं दे रही थी और भारत में एम्ब्रियोलॉजिस्ट ISAR की चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर रत्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर रत्ना, सवाल चूंकि महिलाओं से ही जुड़ा है तो मुझे लगता है कि अहम जिम्मेदारी आप निभा रही हैं। किसी भी महिला को जब बच्चे नहीं होते तो एक मानसिक पीड़ा जो उस महिला को होती है वो मुझे लगता है आप ज्यादा समझती हैं और इतनी अहम जिम्मेदारी आप निभा रही हैं। ये डे जो है वो क्यों मनाया जाता है? अगर एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे की अगर हम बात करते हैं तो ये क्यों मनाया जाता है और कितना महत्वपूर्ण है? ये डे 25 जुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि द वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन, शी वाज बोर्न इन 25 जुलाई 1978 इन रॉयल ओल्डहम हॉस्पिटल इन UK by the joint efforts of Dr. Robert Edward and Dr. Patrick Stupter, the father of infertility, and this was the greatest breakthrough in the field of infertility. बिल्कुल। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम डॉक्टर रत्ना इसको समझना चाहें तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है? क्योंकि आज के दिन में इनकी भूमिका को भी हम नजरअंदाज नहीं करते क्योंकि इन्हीं की भूमिका से टेस्ट ट्यूब बेबी जो है मुझे लगता है ये वरदान मिला लोगों को। या एम्ब्रियोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत ही अहम है एक निसंतान मरीज के सक्सेस के लिए। बिकॉज एम्ब्रियोलॉजिस्ट दे वर्क, they collect the eggs and semen in the lab, they create the embryo in the lab, they fertilize the embryo, they develop and create the embryos in the lab, they maintain the IVF lab, they select the best embryo and for transfer, and the remaining eggs they freeze. So they are not working only not for 9 to 4 hours job. It's what really requires hours of hard work and dedication for developing and culturing the embryo in the IVF lab. So that will give success in future. So बहुत अहम पूर्ण भूमिका एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो एक क्लोज लैब में रह के निभा रहे हैं और उनके ही सहयोग से और उनके ही बेस्ट एम्ब्रियो सिलेक्ट करके वो ट्रांसफर के लिए वो डॉक्टर को देते हैं। डॉक्टर को ट्रांसफर के लिए सिलेक्ट करके दिया जाता है जिससे कि एक पेशेंट की सक्सेस होने में काफी मदद मिलती है और बिल्कुल एक स्वस्थ संतान को जन्म देकर फिर वो माता पिता बन जाते हैं। 1991 में हम आपको ये भी बताते चले कि इस जो ट्रीटमेंट की बात है उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने की। डॉक्टर सुरेश, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी जिसको बांझपन कहा जाता है, निसंतानता कहा जाता है, एक अभिशाप थी। आप सोचिए जिस दंपति को बच्चे नहीं होते थे समाज में, परिवार में उनको वो जगह नहीं मिल पाती थी। कई बार पति की दूसरी शादी तक कराने की नौबत आ गई। आप वास्तव में जो बांझपन है जो शब्द ये है क्या और इसमें आज हम किस हद तक इसको दूर करने में पहुंच चुके हैं? आज भी हम वही स्थिति में हैं। आज भी यदि कोई महिला को यदि बच्चे नहीं होते हैं वही चीज़ सब झेलना पड़ता है उसको। और बांझपन उसको बोलते, जैसे 35 साल से पहले यदि साथ पति पत्नी एक साल रहने के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसको बांझपन कहा जाता है और वो लोगों जाके डॉक्टर को सलाह मशवरा करना चाहिए। और 35 साल के बाद यदि वो कोई
पेशेंट है और 6 महीना साथ रहने के बाद भी बच्चे नहीं होते हैं, तब उनको भी डॉक्टर के पास आना चाहिए, क्योंकि 35 साल के बाद उनका अंडा बनने की क्षमता और पुरुष का भी शुक्राणु का जो अच्छा बनना कम होते जा रहा है। तो इसलिए दोनों को ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। 1 साल के बाद तुरंत जाकर डॉक्टर को सलाह मशवरा करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करूं, फिर मैं मैम से भी चर्चा करूंगी। क्या कारण है, आप इतने समय से 30 साल से ज्यादा वक्त आपने इस प्रोफेशन को दिया है, ऐसे कौन कौन से मेजर कारण आपको लगे जो कि बांझपन के लिए जिम्मेदार होते हैं? देखिए, हमको पहले बांझपन किस कारण के लिए होता है जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि बच्चे क्यों होते हैं। बच्चा होने का कारण ये होता है कि माँ का एक गर्भाशय होता है, वो गर्भाशय ठीक होना चाहिए, दोनों गर्भनलिकाएं ठीक होना चाहिए, दोनों अंडाशय ठीक होना चाहिए, तब और अंडाशय का जो काम है वो हार्मोन्स के साथ रहता है, तो हार्मोन्स भी ठीक होना चाहिए और पुरुष का शुक्राणु ठीक होना चाहिए। ये 4 चीज यदि ठीक होता है तो बच्चा पैदा होता है। बच्चा नहीं होने के कारण उसका उल्टा मान लीजिए, गर्भाशय में कोई खराबी हो सकती है, अंडाशय में कोई खराबी हो सकती है, गर्भनलिका में कोई खराबी हो सकती है, या पुरुष का शुक्राणु में कोई खराब हो सकती है। उसको देखते हुए आप इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, अब इलाज वाली चर्चा पे हम करेंगे। उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लुइस ब्राइट के जन्म के बाद, यानी कि वो पहली बेबी टेस्ट ट्यूब के जन्म के बाद से लेकर अगर आज 2020 पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हुई है और तब से लेकर आज तक इस ट्रीटमेंट में क्या कुछ बदलाव हुआ है? बहुत कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी 1978 के बाद से डेवलप हुई है। जैसे पहले आईवीएफ से ही उन्होंने स्टार्ट किया था। आईवीएफ केवल जिन महिलाओं के गर्भनलिका बंद है या जिनका बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है, उनके लिए ये टेक्निक कारगर थी। बट जिन पुरुषों के शुक्राणु कम है या बिल्कुल नहीं है, वो अपने ही शुक्राणु से पिता नहीं बन पाते थे। तो जब 1992 में ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक की शुरुआत हुई, जिसमें कि एक ही सिंगल स्पर्म को अंडाणु के एक साइटोप्लाज्म के अंदर डालकर हम भ्रूण बना सकते हैं और वह निसंतान दंपति और या जो पुरुष जिनके शुक्राणु कम है या बिल्कुल नहीं है, वो अपने ही शुक्राणु से पिता बन सकते हैं। तो ये इसके बाद अगेन इंट्रामॉर्फोलॉजिकली सिलेक्टिंग स्पर्म इंजेक्शन IMSI की शुरुआत हुई। असिस्टेड लेजर हैचिंग, जिससे कि एक जो हम भ्रूण बनाते हैं उनके जोना पेलिसुडा को थीन करके हम उसको भ्रूण आगे गर्भाशय प्रतरित कर सकते हैं। तो असिस्टेड लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, एक्सटेंडेड कल्चर, टाइमलेप्स सिस्टम कि जहाँ की जिसके अंदर के 10 to 15 मिनट्स में एम्ब्रियो की फोटोग्राफ्स ली जाती है और उस फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट देख के एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट बेस्ट एम्ब्रियो का चयन कर सकता है। इसके अलावा PGD एंड PGS विथ NGS की अंडाणु और शुक्राणु को जो भ्रूण बनाया जाता है उसकी गुणवत्ता को चेक करके गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, और जिससे कारण की सफलता के चांस काफी अधिक बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने काफी अहम भूमिका इसमें निभाई है मैम। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि तब से मैंने कहा कि IUI है या IVF है। अब IVF हम समझ पाते हैं, ज्यादातर लोग इसको समझते हैं। इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट की जो भूमिका होती है, एक अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट की, वो कितनी होती है और कितना उनका योगदान होता है इस ट्रीटमेंट में? ये नई जो टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक जो डेवलप हुई है, ये सब टेक्निक को यूज करने के लिए एक एक्सपर्ट और एक एक्सपीरियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह टेक्निक्स के लिए उनको बेस्ट ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और इस ट्रेनिंग लेने के बाद वह एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो भ्रूण तैयार करते हैं और बेस्ट एम्ब्रियो को सिलेक्ट करते हैं ताकि ट्रांसफ़र के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट की, और जो लेबोरेटरी है, जो कल्चर लेबोरेटरी है, उसकी भी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक एक्सपीरियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसके कारण सफलता के दर काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। बिल्कुल, सक्सेस रेट पर भी मैं चर्चा करूं, उसके पहले डॉक्टर साहब आपसे चर्चा करना चाहूंगी। जैसे ही हम इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन जो शब्द है इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो यही कि वो महिला बांझ है या उस महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्या इसमें महिला जिम्मेदार होती है? कितने %? नहीं, ये तो सरासर गलत बात है, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों का योग होने से ही बच्चा पैदा होता है, और पुरुष का भी अहम भूमिका रहती है
और जो देखा गया है 15% लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, और शादीशुदा जो 100% शादीशुदा में से 15% जो रहते हैं उसमें 40% कम से कम वह पुरुष जिम्मेदार रहता है, स्त्री जिम्मेदार करीबन 40% रहता है और रहती है, और 20% जो दोनों का मिला जुला रूप रहता है। तो कम से कम 50% पुरुष का कारण रहता है जिसकी वजह से बच्चा नहीं होता है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है, हमारे भारतवर्ष एक पुरुष प्रधान देश होने के नाते ये माना जाता है जो भी खामियां है वो स्त्री में ही है, जो कि सच नहीं है। इसलिए स्त्री अपना कोई ननन या भाभी या अपने सास इनको लेके जो अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो समाज की परंपरा रही है उसमें देखिए ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, क्योंकि पिछले 30 साल से आप लोग इस फील्ड पे हैं, अक्सर जो बच्चा नहीं होता है तो उस महिला को ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आपको नहीं लगता कि अगर माता पिता दोनों बनते हैं और समस्या दोनों को है तो जो दंपत्ति है उनको दोनों को ही हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, बजाय इसके कि वो सास ननद या परिवार के दूसरे लोगों के साथ जाए? यही मैं बोलने जा रहा था। जब भी अभी लोग थोड़ा समझने लग गए हैं, फिर भी और भी समझना बाकी है अभी हमारे समाज में। पति और पत्नी दोनों ही ये कपल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है, दोनों का मिला जुला ट्रीटमेंट है, ये पार्टनर ओरिएंटेड एक ही आदमी का ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कोई दूसरी बीमारी में एक ही जिसको खांसी हो रहा है खांसी हो रहा है, ऐसा नहीं है, बुखार है तो बुखार है, ऐसा नहीं है। इसे पति पत्नी दोनों को ही इन्फर्टिलिटी क्लिनिक में जाकर उनका इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल, एक साथ पहुंचना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रत्ना, आपसे मैं सवाल पूछूं, क्योंकि IVF में या इस बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी में जो एम्ब्रियो है उनका बहुत बड़ा रोल है। इसको लेकर भी लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं थी। उनको लगता था कि टेस्ट ट्यूब बेबी है मतलब बाहर कहीं पर ये बच्चा बड़ा होगा, वो सामान्य नहीं होगा, उसमें किसी तरीके से एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, यानी कि क्या पता मानसिक विकास हुआ या नहीं, अपंग तो नहीं होगा। इन सारी बातों को दूर करने के लिहाज से मैं चाहूंगी कि आप कुछ एक्सप्लेन करें इसे। हाँ, जो एम्ब्रियो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, उन्होंने क्रिएट किए जाते हैं, उसकी जेनेटिक प्रोफाइल जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ऑफ द एम्ब्रियो कैन बी टेस्टेड। क्योंकि अभी जो एक एडवांस टेक्निक शुरू हो गई, PGS प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक्स टेस्टिंग, एम्ब्रियो यूट्रस में ट्रांसफर करने से पहले अगर एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में उसके कुछ सेल्स लेके अगर उसको टेस्टेड किया जाए तो उसमें जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है वो टेस्टेड करके अगर उस एम्ब्रियो को हम यूट्रस में प्रत्यारोपित करते हैं तो वो एक नॉर्मल बेबी होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये एक्चुअली कई सारे केसेस, जैसे सिलेक्टिव केसेस लाइक कि रिपीटेड IVF फेल्योर केस में और रिपीटेड मिसकैरेजेस, इम्प्लांटेशन फेल्योर, और जो महिला 35 साल से उम्र में अधिक हो और कि जो एक सीवियर मेल इनफर्टिलिटी केसेस में अगर ये टेक्निक अगर टेस्टेड करके एम्ब्रियो डाला जाए तो ये एक स्वस्थ बच्चा होने के लिए काफी मदद करती है। बिल्कुल, मतलब इसमें किसी भी तरीके की मिथ की कोई गुंजाइश नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं IVF जो टेक्निक है, इसकी वजह से आज अनेकों जो निसंतान दंपतियां थे उनके घर में संतान की किलकारियां गूंजी हैं। इसकी किस तरीके से प्रक्रिया है, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें जैसा कि मैडम से भी मैंने पूछा था कि लोगों के मन में ये मिथ था कि कहीं वो बच्चा असामान्य तो नहीं होगा, तो क्या इस तरीके की कोई गुंजाइश रहती है क्या? नहीं, देखिए ये जो टेक्निक आई वो 1978 जुलाई 25 को आई, लेकिन जो इनको नोबेल प्राइज मिलना था वो नोबेल प्राइज दिए हैं 2010 में दिया गया। इसमें 30 साल तक पूरा साइंटिस्ट पूरा दुनिया देख रही थी भाई ये जो प्रक्रिया है इसमें कोई खराबी तो नहीं है, कोई किसी को कोई असुविधा तो नहीं होगी, हमारे भविष्य मानव समाज की कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। तो 30 साल तक अन्वेषण करने के बाद वो लोगों ने रॉबर्ट एडवर्ड को नोबेल प्राइज दिया। तो इतना कोई भी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है। जिस साल में जिनको मिलना था उस साल मिला, इनको 30 साल तक वेट किया गया। इसका मतलब यही था 30 साल में देखा गया जो इसमें लाभ ही लाभ है, कोई हानि का कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को रिकमेंड किया गया एवं उनको नोबेल प्राइज दिया गया। इसके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेहा जुड़ चुकी है, रायपुर से उन्होंने कॉल किया है। नेहा, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? हेलो मैम, मैं नेहा बोल रही हूँ रायपुर से। मैम, मुझको ये जानना था कि जैसे कि आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोरोना में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, तो क्या इस वक्त क्या हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए, ये भी आप जानना चाह रहे हैं? जी मैम। हाँ, कोरोना के इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और सबसे पहले प्रायर अपॉइंटमेंट लेते हैं बाई फ़ोन से, और उसके बाद जब मरीज आते हैं
तो उनको उनकी पहले हिस्ट्री ली जाती है, ट्रैवल हिस्ट्री एवं उसका मेडिकल कंडीशन। उनको अभी ये कुछ दिन जैसे पिछले दिनों में कहीं खांसी सर्दी बुखार तो नहीं हुआ, वो सब हिस्ट्री लेने के बाद वो हॉस्पिटल पे आते हैं और उनका जब रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब वो उनको ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है और या आईवीएफ के लिए जब वो चयन होते हैं तो उनको काफ़ी इन लेबोरेटरी में भी हम काफ़ी प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे पीपी किट यूज करते हैं। जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, सीमेन कलेक्शन करते हैं तो प्रॉपर पीपी किट यूज करके ये पूरे सीमेन कलेक्शन और ब्लड कलेक्शन करते हैं। और लेबोरेटरी के अंदर भी जब हम सीमेन सैंपल हैंडलिंग करते हैं तो एज ए इन्फेक्टेड सैंपल के हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं ताकि इसे कहीं कोई इन्फेक्शन की गुंजाइश ना हो। और जब हम और पहला साइकिल आईवीएफ में जो एम्ब्रियो तैयार करते हैं उसको हम फ्रीजिंग करते हैं और नेक्स्ट साइकिल में हम ट्रांसफर करते हैं। और फ्रीजिंग भी जब हम करते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में ही करते हैं ताकि इस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में कहीं इन्फेक्शन दूसरे में संक्रमित ना हो। तो पूरे प्रिकॉशन के साथ पूरे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मरीजों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और फ्रिक्वेंटली उनका सैनिटाइजिंग, हैंड सैनिटाइजिंग के लिए उन्हें बार बार एडवाइज करते हैं। तो ये डॉक्टर सुरेश, अगर हम आज के परिदृश्य में हम बात करें तो हमारी लाइफ स्टाइल बदली है, हमारा जो करियर की अपॉर्चुनिटी है वो बदली है। लड़कियां भी जो हैं अब वो करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, लेट मैरिज हो रही है। तो क्या लेट मैरिज भी बांझपन का एक कारण बन सकती है? और अगर देर से ही शादी हो रही है और अगर हमको आगे चलकर बच्चा लेना ही है तो ऐसे में फिर हमारे पास में विकल्प क्या होगा? देखिए, लेट मैरिज डेफिनेटली एक प्रॉब्लम तो है, समस्या है। आज के तारीख में सभी लोग करियर कॉन्शियस हो गए हैं तो 30 साल तो देखते देखते ही चला जाता है और 30 साल पर्टिकुलरली 35 साल के बाद उनका अंडाणु बनने का क्षमता चली जाती है, बहुत कम हो जाता है। और यदि बच्चा रुक भी जाता है तो उसमें एबॉर्शन होने के चांस रहते हैं और विकलांग बच्चा भी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में एक तो जिसका बहुत देरी हो जा रहा है मैरिज होने का, वो आज की तारीख में अंडाणु को संरक्षण करने का भी एक प्रचलन चली है। जैसे हम अंडाणु उनका पहले से रख लें और उसको फिर हम पीछे उसको उपयोग में लाएं। तो अंडाणु को जिस साल में लिया गया, समझ 25 साल में किसका अंडाणु लिया गया है, 30 साल में अंडाणु लिया गया, उसको हम एम्ब्रियो फ्रीज कर दिए, उस साइड फ्रीज कर दिए तो वो 25 साल का ही माना जाएगा, वो 35 साल नहीं माना जाएगा। इसलिए ये भी किया जाता है। और जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उनके लिए तो अनिवार्य हो जाता है कि उनका अंडाणु वगैरह रख लिया जाए या पुरुष का शुक्राणु रख लिया जाए, फिर उसको कैंसर का ट्रीटमेंट हो। वैसे जिसका महिला लोगों का जिसका ज़्यादा उम्र हो जाता है उन्होंने इसका ही लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो फिर एक डोनेशन ही एक विकल्प बचता है। तृप्ति जुड़ चुकी है भोपाल से, इन्होंने मैं कॉल किया। तृप्ति, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैम, मुझे ये पूछना था, मतलब मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। हाँ। और मेरे अभी मतलब कुछ कंसीव नहीं हुआ। मैंने मतलब करवाया तो आईवीएफ की जगह आईयूआई वगैरह करे हैं, लेकिन हाँ। मतलब डॉक्टर आईयूआई करे, अब आप बोले कि आईवीएफ करेंगे। एज क्या है आपकी? मेरी एज है 41। मैम 41 एज हो गई। तो इस आफ्टर 40 एक्चुअली एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग और बेटर एग के लिए डोनर एग लेना ज़्यादा बेहतर है। डोनर एग लेके और पुरुष के शुक्राणु अगर नॉर्मल है तो फर्टिलाइज कर उन्हें गर्भाशय में अगर प्रत्यारोपित करें तो ये सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। बिल्कुल। संदीप जुड़ चुके हैं रायपुर से हमारे साथ में। संदीप, स्वागत है, पूछिए सवाल। हेलो। हाँ जी, बोलें। जी मैडम, मैं संदीप और बात कर रायपुर से। एक्चुअली हम लोग की शादी को 6 साल हो गया है जी। और 2014 से 2015 में एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुआ था। उसमें मेरे वाइफ का वो लेफ्ट ट्यूब नहीं है। तो उसके बाद हम लोग ने बहुत सारे इलाज कर आईयूआई भी करवा लिए, 4-5 साल प्लस आईवीएफ भी करा चुके हैं हम लोग अभी 2019 में। उम्र क्या है आप दोनों की? सफलता नहीं मिली। उम्र क्या है? 34 और 35। मेरा 35 है। डॉक्टर साहब, आप इसका जवाब। ऐसे केसेस में ये जानना पड़ेगा आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ क्यों।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का भी कारण रहता है। इसे कारण एक कारण ये हो सकता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो मैडम को, जिसके वजह से उसको हम लोगों को डायग्नोसिस नहीं किया गया है एवं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आपने ट्रीटमेंट कर लिया है, लेकिन वो जो बीमारी है वो अभी भी है, जिसके वजह से आपका बच्चा रुकने का चांसेस कम रहेगा या एक्टोपिक रिपीट हो सकता है। तो ऐसा केसेस में पहले ये जानकारी करना पड़ेगा हमको जो उसका क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ, क्योंकि हमने ऐसा केसेस काफ़ी डील किया है। इसमें हम ये देखे हैं जो हमारे भारतवर्ष में अभी भी टीबी का कंट्रोल नहीं हुआ है, बहुत लोगों को ट्यूबरकुलोसिस आज भी है, तो बहुत लोगों को सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस जो कि पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस हम बोलते हैं, बच्चेदानी के अंदर वो टीबी रहता है, वो ये जो नॉर्मल टीबी से अलग रहता है, ये खांसी होने वाला टीबी या फेफड़ा वाला टीबी से अलग होता है, वो टीबी भी होने के कारण से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो पहले से ये जानकारी हमको करना पड़ेगा कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई क्लाइमेडियल इन्फेक्शन है या कोई ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ क्या। यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस कारण के लिए हुआ है तो उसका पहले इलाज करने के बाद यदि आपको IVF किया जाए या IUI किया जाए तब आपका सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सीमा जुड़ चुकी है रायपुर से। सीमा, स्वागत है, पूछिए सवाल। मेरा भी एक बार IUI हो चुका है, हाँ, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है, यही पूछना था मैम। उम्र बताइए, शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी 2 साल हुई है मैम और 2 ही साल हुआ है। 24 साल? जी नहीं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 29 29 साल है मैम। जी। ऐसे में भी जो एम्ब्रियोज हैं नहीं, ऐसे केसेस में देखिए IUI जो पद्धति है और IVF जब 1978 में आया उस समय लोग IUI ज़्यादा कराते थे क्यों, IVF का कॉस्ट ज़्यादा था, IVF बहुत ही पैसा खर्चा होता था और IUI में कम पैसा खर्चा होता था। लेकिन अभी IUI जो है IUI होकर ही रह गया, उसका सक्सेस रेट बढ़ा नहीं, ओनली हम 3-4 साइकिल करने के बाद 18% ही सक्सेस रेट है। और IVF में जो कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म हुआ आपका 1978 जुलाई 25 में, उस समय सक्सेस दर 6% था, तो आज 66% हो गया है। तो दोनों तरफ से हम IVF करने से फायदेमंद हो गए हैं, क्योंकि एक तो कॉस्ट कम हो गया है और दूसरा सफलता दर बढ़ गया है, इसलिए IVF को ही प्रायोरिटी देना चाहिए देन IUI में सक्सेस रेट कम है, तो 1-2 दफे आप करा सकते हो, जो नहीं सक्सेस हुआ तो IVF में जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि अब समय कम है, मुझे लगता है एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी मैम कि ये जो ऐसा काम है, मुझे लगता है कि किसी दंपति के घर जब संतान होती है उनको तो खुशी होती है, आपको कैसा लगता है जब आप इस तरीके से काम में सफलता हासिल करते हैं? देखिए, हमारी पूरी टीम जो है बहुत डेडिकेटेड है, नर्सेस है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है और क्लिनिशियन है। जब कोई भी मरीज आता है हमें लगता है वो संतान लेके ही जाए, तो जो भी मरीज आते हैं, कई बार मरीज आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ मैरिज, 15 ईयर्स ऑफ मैरिज, इवन हमारे पास 20 ईयर्स ऑफ मैरिज में मरीज आए हैं जो कभी कभी ट्वाइस फेल्ड इन IVF और 3 बार फेल होके आते हैं, और जब वो सफल होते हैं तो ऐसे मरीज को जब होती है तो हमारी जो ये खुशियां है और दोगुनी हो जाती है। हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, बहुत बड़ी जंग। तो और ये सफलता उनकी नहीं, हमको लगता है ये हमारी सफलता है, और जो इनर सेटिस्फेक्शन और खुशियां मिलती है दैट वी कैन नॉट रिवील। बिल्कुल बिल्कुल, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत अहम काम और बहुत अहम योगदान इस फील्ड में आप लोगों का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का है यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।